हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 26 जून 2025 का पार्ट 2। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है विच इज ए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? आपको बताना है कि फॉलोइंग कंप्लीट ऑफ सोप है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमको बताने हैं गिवन एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए देखो, इसके लिए सॉल्यूशन है जहां पर हम डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह को फॉलो करवाते हैं। तो देखो, मैं आपको इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन समझा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले करूँ तो हमको ये गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको वाई और इसको क्या कर सकते हो आप, होल कॉम्प्लीमेंट को इसके अंदर, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करोगे तो आप वाई डैश और फिर उसका भी डैश। ठीक है, और जेड। तो आप भी जानते हो कि वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियर वाई लिख देंगे प्लस जेड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो दिस इज, है ना, यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो अब आप जानते हो कि इसके आगे हमने क्या लिखा था, ए एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम एक्स एक्स रखेंगे और जैसे आप एक्स रखोगे तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर दिस इज बट, मतलब ये वैलिड सॉल्व तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, मीन्स टर्म के। तो हम क्या करेंगे, मेक इट कंप्लीट सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंड टू मिन टर्म। तो आप इसको मिन टर्म बनाने के लिए बिल्कुल एक वो बनाओगे जहां पर हम डोंट केयर की कंडीशंस को यूज करेंगे। लाइक सबसे पहले हम एक्स जेड को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री टर्म्स भी तो होनी चाहिए। तो एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई है, यहाँ पर जेड प्रेजेंट नहीं है तो जेड को हम डोंट केयर बना देंगे। और जेड प्लस जेड डैश भी आप जानते हो कि वन ही होता है। तो हम अगर इसको ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला वी कैन से दैट। ठीक है, तो जब आप इसमें एक्स वाई जेड है ना, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई का आप फिर जेड कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म यहाँ पर ये थी एक्स जेड डैश, है ना, तो यहाँ पर वाई अब्सेंट है तो हम यहाँ पे वाई ऐड कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दो अगेन टर्म आ जाएगी। अब आपके पास टोटल चार टर्म हो गई। ठीक है, पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये वाली जो टर्म है ये रिपीटेड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दोनों में आ रही है। देखो ध्यान से, इट्स लाइक बिल्कुल सेम है ना, एक्स वाई और जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इन दोनों को एक बना के लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, अगर कोई टर्म दो बार आती है तो आप उसको एक बार लिखते हो दोनों का। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड लिख दिया हमने, और इन दोनों को हमने एक कंबाइन करके एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमने ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज एक्स डैश वाई एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 27। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो लिस्ट दी हुई है, मतलब मेजर कॉलम दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस पार्शनिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू इनपुट वैलिड इनवैलिड सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंस पार्शनिंग हमें क्या बोलती है, यहाँ पर हमको बताती है कि आप इनपुट को डिवाइड करोगे एक वैलिड और इनवैलिड सेट में। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज क्या बोलती है, तो बाउंड इट फोकस ऑन द लिमिट्स ऑफ इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक है इस टाइप से। ठीक है, इनपुट रेंजेस में साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, तो आप जानते हो कि हम इसमें इंडिपेंडेंट पाथ को मेजर करते हैं। मैंने आपको समझाया था, इट्स लाइक, है ना, हम इसके अंदर ऐसे करके इंडिपेंडेंट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या कहता है, तो डिसीजन टेबल टेस्टिंग में इन विच द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्शंस आर टेस्टेड अंडर वेरिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एक्शंस को यूज करते हैं और जो बहुत सारे कंडीशन पे वेराई करती है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर डिसीजंस लेना होता है तो एक से ज्यादा सेट पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। तो आपको एक कोड दे रखा है सी प्रोग्रामिंग का, आपको इसको सोल्व करना है। तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास एक कोड है आई जे, है ना, तो आपने इसको कब तक चलाया, लेस देन 5 तक। तो यहाँ पर देखो, आपके पास आई प्लस इज इक्वल टू 2 है, तो आप अगर आई को 1 लोगे तो अगर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, है ना, जो कि लेस देन है 5 से, तो करेक्ट हो जाएगी। अब जे स्टार्ट करेगा 1 तक, 4, मतलब जे ने स्टार्ट करा 1 पे, है ना, तो जे आई से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब जे
आई से लेस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई कितना हमारा 1 है, तो 1 से कम 1, लेकिन कम तो है नहीं क्योंकि 0 होना चाहिए, तो जे विथ नो स्पेसेस न्यू लाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब भी अगर जे स्टार्ट होगा और वो फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लेस देन वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे अगर 0 होता तो ये सही होता, क्योंकि हम 1 आई को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमको ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है 1 की। तो आप अगर यहाँ पर आई प्लस 1 दे रखा होता तो मे बी इट्स वर्क। ठीक है, तो इसीलिए पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी वाली प्रिंट ही नहीं होगी। तो दैट्स वाई कि हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा और ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी क्योंकि फोर लूप है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। जे के लिए जो जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होंगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम है ना, तो यहाँ पर हम मैच द कॉलम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 लिस्ट दी हुई है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, कैविलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इस पर ट्रिक से याद करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो हम इसको है ना, इसका आंसर है 4। जब हम एंगल बिटवीन द प्रोजेक्टर्स द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैं आपको कैसे याद करवाऊंगी, आप देखो, लुक लाइक दिस है ना, ये ओबी को आप देखो, इट्स लाइक उल्टा 90 है ना। ये देखो आप कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हो, ये 9 है और ये 0 है, ठीक है, तो ये उल्टा 90। लेकिन कैसे भी हो प्रेजेंट तो है ना। इफ अगर आप 90 को उल्टा लिखोगे, आप इसको बिल्कुल सीधा लिखोगे तो देखो ऐसे दिखेगा आपको 90, और इसको जस्ट उल्टा करोगे तो आपको ओबी दिखेगा, है ना। तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ सिंपली। तो अगर इसके खुद के नाम में ही 90 है तो इसको 90 की जरूरत क्या है ना। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 90 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें नॉट इक्वल्स टू 90 है ना। यानी कि कभी भी इसके जो एंगल्स होंगे, इसके प्रोजेक्शन होंगे, वो 90 के इक्वल नहीं आएंगी। क्लियर है, तो ए का। नेक्स्ट आता है केल्वियर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर अगर केल्वियर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज चूजन व्हेन द नो फोरकास्टिंग ऑफ लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लान ऑफ प्रोजेक्ट। देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो केल्विन में एल आ रहा है ना, तो आपको एल से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हम इसके अंदर लाइंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे कोई फोरकास्टिंग नहीं होती है लाइंस के लिए, और जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जैसे वर्ड तो हर में देखने को मिलेंगे, तो हमको वो देखना है जो सब में कॉमन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ लाइन से रिलेटेड अगर बात आती है नो फोरकास्टिंग के लिए तो हम केल्वियर प्रोजेक्ट चूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं सी वाला कैबिनेट प्रोजेक्ट। कैबिनेट प्रोजेक्ट हमें क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट is so chosen the line perpendicular to plan of the our four shortest। तो देखो सॉरी फोर शॉर्टनिंग था वहां पे, है ना। तो देखो आप जानते हैं कि फोर शॉर्टनिंग यहाँ पर अगर बात करूँ तो वहां पर नहीं, यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ये लाइन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम केल्वियर में फोर शॉर्टनिंग को यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम कैबिनेट में फोर शॉर्टनिंग को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान सकते हो कि एक जंगल में कैबिनेट है ना, एक कैबिनेट है और वो है ना, मतलब आप फॉरेस्ट से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो ना। ऑर्थोग्राफिक की बात करते हैं तो डी का थर्ड मतलब क्या, when the direction of project is perpendicular to the plan, जब परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर जब ऑब्लिक में 90 आ रहा था तो इसको जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें 90 नहीं आ रहा है, इसमें ऑलरेडी 0 आ रहा है। तो अगर आपको 0 दे रखा है तो आप उसको 90 तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए, यानी यहाँ पे हो सकता है अगली बार आपको इसमें इसके डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोले कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे बोल दे 90, तो उसका मतलब भी सेम होगा, ठीक है। क्लियर है, तो आपको बस थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि हमको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोसेस फॉलोड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अननोन एंड हाइडन इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जब भी हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे है ना, कि जिसमें हम हाइड और अननोन जो इन्फॉर्मेशन किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी कहलाएगी रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, वी कैन से दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, जहां पर हमको मैच द कॉलम दे रखा है। फर्स्ट लिस्ट हमको दे रखी हैशिंग, कॉलिजन, हैंडलिंग मेथड, और सेकंड दे रखी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ से हमको सीखने को मिलेगा। तो देखो ए यहाँ पर सबसे पहले चेनिंग है ना, तो चेनिंग का आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें लिंक लिस्ट इंडेक्स कर रहे हो। आप जानते हो कि चेनिंग आप कैसे क्रिएट करते हो, आपके पास हैशिंग है ना, आपने यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स फिल किए हैं, और अगर आपका यहाँ पर जैसे हमने इंडेक्स नंबर दे रखे होते हैं 0 1 2 है ना, N3 सो मेनी है ना। तो जैसे अगर मान लो कि कोई नंबर आया है यहाँ पर 10, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब आपको
वापिस अगेन इंडेक्स नंबर 1 ही आया, तो आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप चेनिंग में क्या करते हो कि इसी के पास में एक और चेन बनाकर आप यहाँ पर वो नंबर लिख दोगे लाइक 20, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी चेन चलती जाती, क्लियर है। नेक्स्ट लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है कि आप चेक द नेक्स्ट स्लॉट, जैसे कि सेम चीज मैंने बोली कि 1 इंडेक्स आया और मेरे पास 20 लिखना है, तो अब मैं इस बार क्या करूंगी पता है, मैं इस बार चेन नहीं क्रिएट करूंगी, इस बार मैं क्या करूंगी नेक्स्ट वाले स्लॉट में फिल कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला स्लॉट खाली है अभी। तो ये हमारी लीनियर प्रोबिंग हो जाएगी। अब हम क्वाड्रिक प्रोबिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्किप स्लॉट्स यूजिंग क्वाड्रिक स्पेस, यानी कि आप इसका स्क्वायर करोगे जो भी है, जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और आगे फिर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आप इसमें रेंडमली स्क्वायर करते हो, क्वाड्रिक यूज करते हो इक्वेशन, और फिर आप उसको, जैसे 4 आया तो अब 4 वाली इंडेक्स में मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी, ठीक है, मतलब 4 वाली होगी तो इंडेक्स में फिल किया जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर चौथा है डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डबल हैशिंग कहता है कि यूज द सेकेंड हैश फंक्शन। तो आप सेकेंड हैश फंक्शन, एक फंक्शन और अगेन उसको कैलकुलेट करना होगा और आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। तो यहाँ पर अगेन हमको सी प्रोग्रामिंग का कोड दिया हुआ है, जहां पर हमको वॉइड मेन फंक्शन में इंट इंटीजर ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 2c है ना, और आपको सी की वैल्यू फिर यहाँ पर इतनी लंबी दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको डायरेक्टली इसके कोड को समझ लेते हैं, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो आपको दे रखा है कि 12, आपको दे रखा है यहाँ पर इंट आई ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 2, क्लियर है इतना। अब सी की वैल्यू आपको ये सब स्टेप्स बाय स्टेप्स दे रखी है, तो स्टेप 1 में ये आएगा, स्टेप 2 में ये आएगा, स्टेप 3 में ये, और स्टेप 4 में, ठीक है। तो हम इसी टाइप से इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले हमको दे रखा है ए प्लस बी, है ना, तो यहाँ पर हमको इसको 12 दे रखा है, हमको इनिशियल स्टेट हमको 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। देखो 12 दे रखा है ना, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 2, ठीक है, तो हमको बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 12, बी की 2। तो आपको ए प्लस बी कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे हमने निकाला था विच इज ये, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अभी कितनी आ गई हमारे पास 14। अब क्या करेंगे हम, बी इज इक्वल टू ए स्लैश बी, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आई है अभी 14, और 14 डिवाइड बाय बी की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन थी, कितनी थी 2, ठीक है, तो 7 इंटीजर गिवन। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास ऑलरेडी ए की वैल्यू है विच इज 14, और बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2, है ना। तो आप इसका सॉरी बी की वैल्यू अभी हमने निकाली ये रही 7, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 98, और आप एट द लास्ट इसमें माइनस करोगे तो 98 माइनस 7 तो 91। तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा कोडिंग को, है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए कंडीशंस को, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। द राइट ऑपरेशन इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डज द फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। हम हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। यहाँ पर हम मेमोरी से काय में ट्रांसफर कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। क्योंकि आप देखो जब भी आप राइट करते हो, मान लो कि मैं अपने माउस से अब राइट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेमोरी से ही डेटा ले रही हूँ, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। तो यहाँ पर अगेन मैच द कॉलम दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड गिवन है, सर्कुलर क्यू दे रखा है, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू और सिंपल क्यू। सर्कुलर क्यू क्या कहता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग करना है हमको, ठीक है, यानी कि आप सर्कुलर क्यू किस में यूज करते हो, सीपीयू शेड्यूलिंग में, है ना, क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, आप अगेन एंड अगेन चेक करते जाते हो, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, डिजिस्क्रा एल्गोरिथम में यूज करता है, वो उसको प्रायोरिटी देगा जिसकी शॉर्टेस्ट पाथ होगी। नाउ डबल एंडेड क्यू क्या होता है, तो डबल एंडेड क्यू जो होता है वो पैलिंड्रोम यूज करता है, यानी कि हम दोनों साइड से चेक चल सकते हैं, तो हम वहां पे डबल एंडेड क्यू का यूज करते हैं। सिंपल क्यू नॉर्मली क्या करता है, प्रिंट द क्यू, है ना, प्रिंट करने की कोशिश करता है, क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड इट्स फंक्शंस ऑफ आवर, है ना, वी कैन से दैट कि हमारे इसमें इसकी डेफिनेशन और ये फंक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगेन क्वेश्चन है की से। तो आपको एक फंक्शन दे, आपको 5 की दे रखी है एक रिलेशन में, और आपको ये डिपेंडेंसी गिवन है, तो आपको की बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था की कैसे निकालते हैं, तो सी को आप चेक कर सकते हो, लेकिन हम मैक्सिमम 2 को देखेंगे। सबसे पहले आपको ई और सी दे रखा है, तो आप इससे जल्दी फाइंड करा पाओगे। तो ई सी, है ना, तो जब ई सी का आप क्लोजर लोगे तो ई और सी तो आएगा ही आएगा,
सी ई तो हमने लिख दिया। ई सी क्या डिराइव कर रहा है, डी डिराइव कर रहा है, तो डी भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। डी के और डी से हम कुछ और डिराइव कर पा रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास सी से हम एफ को डिराइव कर पा रहे हैं, लुक एट दिस, है ना। तो आपने, आपके पास सी तो ऑलरेडी है, तो आप सी से एफ डिराइव कर लोगे, ठीक है। अब नाउ ई से, ई मेरे पास ऑलरेडी गिवन है ना, ई है ये ना ऑलरेडी ई, तो ई से मैंने ए को डिराइव कर लिया, क्लियर है। अब नाउ आगे मैं बात करती हूँ ए, तो ए आपको मिल गया है ना, ए ऑलरेडी है आपके इसमें, तो ए से आप बी को डिराइव कर लोगे, तो आपकी सारी ही जो मतलब यहाँ पे कीज हैं सारे ही वो सब आ जाएंगे, ठीक है। सारे हमारे टर्म्स यहाँ पर हैं, तो हमारा ईसी जो है वो प्राइमरी की मतलब क्लोजर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 36, क्लियर। तो 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि द एल्गोरिथम यूज टू ग्रीडी स्ट्रेटेजी, वो एल्गोरिथम बतानी है जो ग्रीडी स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ए डिजिक्स्ट्रा और क्रुस्कल और यहाँ पर है हुफमैन। बेलमैन जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करती है, ठीक है। अगर मैं डिजिक्स्ट्रा की बात करूं तो आप जानते हैं कि देखो, अब अगर आपको इसको ट्रिक बताती हो तो जैसे इट्स लाइक दी, है ना, मतलब दी, अगर आप इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे तो इस दी, और हमारी जो अगर मान लो कि अपन इसे बोल सकते हैं लाइक दी या कोई भी बड़ी दीदी है, फिर वो ग्रीडी होती है थोड़ी सी, तो हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्रुस्कल की बात करूं तो क्रुस्कल आप ऐसे मान सकते हो कि हम कल को लेके थोड़े से लालची बन जाते हैं, है ना, मतलब ग्रीडी हमारे लिए कल के लिए लालच आ जाता है कि भाई हर चीज में हम कल का सोचते हैं। आप बस आपको नॉर्मली याद करना है, आप चाहे कैसे भी करें। हफमैन कोडिंग तो आप जानते हैं कि मैन है इसके नाम में, डेफिनेटली वो अपने आप में खुद ही एक ग्रीडी मैन होते हैं, तो दैट्स वाई कि आप बस इसको नॉर्मली ऐसे कि कुछ भी ट्रिक्स बनाएं कुछ भी करें बट इसको याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट कपलिंग हमको बतानी है। तो लोवेस्ट कपलिंग क्या हो जाएगी और हाईएस्ट कपलिंग क्या हो जाएगी, तो देखो सबसे पहले हमारा आता है स्टार्म कपलिंग, ठीक है। सेकंड पे आता है हमारा कंट्रोल कपलिंग, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एक्सटर्नल कपलिंग, फोर्थ आता है कंटेंट कॉमन कपलिंग, और फिफ्थ आता है कंटेंट कपलिंग, क्लियर है। तो देखो मैं आपको इसको एक छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ, आप उस सेंटेंस को याद रख लेना तो आपका हो जाएगा, आप इसको है ना लिख भी लेना। देखो स्टाम्प मतलब आप जानते हो स्टाम्प पेपर होता था, हम स्टाम्प से कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्टाम्प से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल मतलब कोई भी एक्सटर्नल एक्सीडेंट को, कुछ भी आप मान लो इसकी जगह, तो हम इस स्टाम्प से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल कपलिंग को, जो कि एक कॉमन कंटेंट है, क्लियर है। स्टाम्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टाम्प से अगर हमारे पास स्टाम्प पेपर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल मैटर को, वी कैन से दैट, जैसे कि आपके ऊपर आपके घर के को लेके कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको एक्सटर्नल मतलब मान लो कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कॉमन कंटेंट है ना, कॉमन सी बात है वो नॉर्मली, तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आप ये वर्ड लिख लेना, ये सेंटेंस लिख लेना कि स्टाम्प से कंट्रोल कर सकते हैं हम किसी भी एक्सटर्नल कपलिंग या एक्सटर्नल को, जो कि एक कॉमन कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। तो द पैकेट सेंट बाय नोड टू सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ कंजक्शन इज कॉल्ड अ चौक, है ना। ये वाला मैंने आपको बताया था जब हम, याद है हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो उसमें जब आया था तो मैंने आपको बोला था कि है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो यही वो क्वेश्चन है। तो उस देखो कितनी छोटी सी जगह से ये क्वेश्चन आया था, एक छोटी सी लाइन थी, वहां पर चौक की डेफिनेशन थी। तो अगर मैं बात करूं कि जब एक नोड के द्वारा एक पैकेट सेंड किया जाता है, क्या कब, जब वो सोर्स को इन्फॉर्म करता है कि कंजक्शन हो गया है ना, तो हम अगर हम जैसे कि जब देखते हैं तो हम हमारा डेटा जब सेंड करते हैं, मान लो तो डेटा यहाँ पर पहुंच गया और किसी और ने भी डेटा सेंड कर दिया, तो यहाँ पर एक वो क्रिएट हो गया, तो ये नोड क्या करेगा, उस सोर्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा, एक पैकेट भेजेगा, और उस पैकेट का नाम रखेगा वो चोक, है ना। तो चोक से हमको पता चल जाएगा कि भाई अगर वो उसके पास सेंटर के पास चोक वाला डेटा रिसीव हुआ है, इसका मतलब समझ जाएगा वो कि कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको देखो इतना इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई कि मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, है ना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें इस डिटेल में पूछी जाती है इस लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 39। तो यहाँ पर हमको लीगल पॉइंटर्स के ऑपरेशन दे रखे हैं, तो मैं आपको पहले पॉइंटर के ऑपरेशन समझा देती हूँ, तो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, हमको 3 पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, 3 ऑपरेशन है अरिथमेटिक सी में। तो रूल नंबर पहला कहता है कि पॉइंटर प्लस या माइनस हो दिक्कत नहीं है, इंटीजर होगा तो यहाँ पर पॉइंटर देगा, क्लियर है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंटर माइनस पॉइंटर, तो इंटीजर देगा, ठीक है। तो माइनस होगा या फिर प्लस माइनस होगा, पर इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर प्लस पॉइंटर हो सकता है, यानी कि पॉइंटर प्लस पॉइंटर या पॉइंटर माइनस पॉइंटर होना चाहिए अदरवाइज, ठीक है, या फिर पॉइंटर प्लस माइनस इंटीजर होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा हमारा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है गिवन, तो सबसे पहले पॉइंटर प्लस पॉइंटर है ना, तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर माइनस नंबर नंबर तो गलत हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं पॉइंटर प्लस पॉइंटर, तो ये पॉइंटर नहीं देना चाहिए, फिर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर हमको फिर इंटीजर चाहिए या फिर नंबर चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा ना। पॉइंटर माइनस पॉइंटर, तो पॉइंटर गलत है ना, क्योंकि माइनस नहीं, यहाँ पर हमको इंटीजर चाहिए। फिर पॉइंटर माइनस पॉइंटर नंबर, ठीक है, ट्रू है। तो इस टाइप से आपको बस याद रखना है। देख लो आप नीचे एक बार और अगेन डेफिनेशन, तो देखो यहाँ पर हमने, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो पॉइंटर प्लस माइनस पॉइंटर हमको दे रखा था, तो हमको पॉइंटर मिलना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर होगा तो पॉइंटर मिलना चाहिए, पॉइंटर माइनस पॉइंटर होगा तो आपको इंटीजर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कुछ भी हो, हमको इधर तो हमको पॉइंटर, इधर तो हमको इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लस में हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्लियर है। जब आप टू को ऐड करोगे तो आपको कुछ भी मीनिंग नहीं मिलना चाहिए उसका। तो इस टाइप से आप देखो ये सब समझ सकते हो कैसे ये लीगल है और ये इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर अवर है 14। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल स्वैप टाइम हमको दे रखा है, स्वैप इन और आउट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कॉस्टक में दे रखा है। नाउ अगर इस सिस्टम इन 50 MB प्रोसेस विद ट्रांसफर रेट कितना दे रखा है, 30 Mbps, गिवन दैट द एवरेज लेटेंसी ऑफ 12 ms, हाउएवर नो हेड टू सीक इन्वॉल्व, है ना। हमको अब एक सॉल्यूशन करना है छोटा सा, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट। देखो मैं आपको सबसे पहले, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मतलब कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आपको प्रोसेस साइज गिवन है ना 15 MB, डिस्क ट्रांसफर गिवन है रेट 30 MB, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी गिवन है आपको 12, है ना। नो हेड सीक ओनली, मतलब आपको अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर हम सीक टाइम की बात करें तो ओनली लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर टाइम को फोकस करेंगे। तो हम ट्रांसफर टाइम करेंगे तो सबसे पहले आपको साइज गिवन है, साइज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रेट, है ना, ये हम निकाल सकते हैं। ट्रांसफर टाइम कैसे निकालेंगे, साइज डिवाइड बाय रेट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 30, जो कि आंसर आएगा 0.5 सेकेंड, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड हो जाएगी, आप रोटेशनल लेटेंसी निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, जब आपने ये निकाला, क्लियर है। तो अब आपके पास ये जो दे रखा है आपको एवरेज रोटेशनल लेटेंसी दे रखी, लेकिन MS में दे रखी और हमारा आंसर आया सेकेंड में, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे, है ना। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.012 आ जाएगा, तो आप इनको ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.512, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल स्वैप टाइम की, तो स्वैप आउट और इन हो रहा है, तो 1+1 है ना, मतलब 2 बार आपके ऑपरेशन होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.512 के साथ, और जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 1.024 सेकेंड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये कुछ डेफिनेशन है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही हो जाएगा, जैसे कि हमने, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन रिलेशनल डेटाबेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर ए रिलेशन विद ओनली वन एट्रीब्यूट इज ऑलवेज BCNF, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही 2 एट्रीब्यूट के साथ जो होते हैं वो BCNF नहीं होते, है ना। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर अ प्राइम एट्रीब्यूट, देन इट इज अ BCNF। अगर वहां पर हमारे पास सारे ही जो एट्रीब्यूट्स है वो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे तो वो BCNF होंगे, ठीक है, ट्रू है। एवरी रिलेशन हैज एटलीस्ट वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना, तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं, सुपर की होना जरूरी है, वी कैन से दैट, है ना। प्राइम एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का इसमें फंडा ही नहीं है। BCNF डिकम्पोजिशन प्रिजर्व फंक्शनल डिपेंडेंसी, नहीं, BCNF नहीं, 3NF जो है वो ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है, बट यहाँ पे BCNF मे और मे नॉट बी वाली कंडीशंस होती है, सो वी कैन नॉट से दैट कि इट्स प्रिजर्विंग ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बोलता है कि द लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंसेस ऑफ, हमको इसमें से और इसमें से लॉन्गेस्ट बताना है। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है मुझे बहुत, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं तो 2 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर आप देखो 2 1 2 3 आपको दिख रहा है, 2 1 तो 2 3 तो है ही नहीं, मतलब सीक्वेंस में भी होना चाहिए दोनों में, तो यहाँ पे है 2 1 2 1 2 3 तो है ही नहीं, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, 1 3 1 3 2 1, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो 1 3 2 1 मतलब सीक्वेंस में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 3 2 1 नहीं है, तो ये भी गलत।
और ये भी गलत। नेक्स्ट हम ये भी चेक कर लेते हैं पहले। तो 2 3 1 है ना, और 2, लेकिन 1 तो है ही नहीं। अगर एक में भी हमको हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो आप हट जाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट 2 3 2 1 देखो, तो 2 3 2 और 1 है ना, तो ये वाला 2 हम वाले नहीं भी काउंट करेंगे तो भी चलेगा, तो हमारी मिल गई है ना। इधर भी हमको मिल जाएगा 2 3 2 1, तो ये हमको लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंसेस, मतलब उसमें से सीक्वेंस में हमें मिलना चाहिए सबसे लॉन्ग पार्ट, और जो दोनों में अवेलेबल। क्लियर है, यानी वी कैन से दैट इंटरसेक्शन। So let's start 44 question, which is which one of the following statements is correct p threads? p threads के लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं। It refers a POSIX standard IEE 1002.1c, ठीक है, तो this is not correct for p threads, ठीक है। The standard define API for thread creation only, तो जो स्टैंडर्ड है वो डिफाइन करता है API के लिए, फॉर थ्रेड के लिए तो बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस इज स्पेसिफिकेशन ओनली फॉर थ्रेड बिहेवियर एंड नॉट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो पी थ्रेड्स हम क्या किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ थ्रेड के बिहेवियर के लिए, है ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको यूज नहीं करते, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सोलर्स, लिनक्स, मैक ओएस एक्सेप्ट टू 64 यूनिक्स इम्प्लीमेंट पी थ्रेड्स। तो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि पी थ्रेड इन सब के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आप भी जानते हैं कि हम इसमें इंटरव्यू को यूज नहीं करते हैं, यूज केस अप्रोच, सॉरी, हम इसके अंदर इंटरव्यू यूज करते हैं, यूज केस अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है टेक्निक्स। यहाँ पर हमको मतलब किसी भी पर्सन की क्या उसके सॉफ्टवेयर के लिए थिंकिंग है, हमको वो जानना है ना। तो हम यहाँ पे यूज केस अप्रोच, उसमें इंटरव्यूज करवा सकते हैं, फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम डीएफडी का यूज नहीं करते, जस्ट बिकॉज क्योंकि डीएफडी तो अगली फेज है, जहां पर हम कोड वगैरह डिजाइन करते हैं, तो हम वहां डीएफडी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेजन बेटर देन प्रोसीजरल कोहेजन। तो देखो, उससे पहले जो कपलिंग का क्वेश्चन आया था और कोहेजन का क्वेश्चन आया है, तो अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि देखो सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इसका सीक्वेंस आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपन हम पहले सीक्वेंस याद कर लेते, उसके बाद में आपको इसके आंसर बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे जो बेस्ट कपलिंग है वो है हमारी फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, फिर है हमारी सीक्वेंशियल, उसके बाद हमारी है कम्युनिकेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे कम्युनिकेशनल लिख देती हूँ, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल। उसके बाद हमारे पास आता है कोइंसिडेंशियल, ठीक है। तो इसको हम है ना थोड़ा सा उल्टे तरीके से याद करेंगे, नीचे से ऊपर, है ना, मतलब मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगी इसमें। तो हमको याद करना है कि क्लास लेक्चर टाइम पे कंप्लीट सीक्वेंस फॉलो करो। यानी कि जैसे आप अगर मेरी क्लासेस अगर आप लोगे, तो उसको आप क्लासेस या फिर लेक्चर, हम बात कर सकते हैं क्लासेस या लेक्चर, है ना। आप अगर टाइम पे कंप्लीट करोगे, लाइक टाइम पे, है ना, टाइम पे कंप्लीट करोगे, है ना, टाइम पे कंप्लीट करोगे, तो आपको क्या होगा, जब आप टाइम पे कंप्लीट करोगे, लेकिन सीक्वेंस में, है ना, कंप्लीट करोगे लेकिन सीक्वेंस में करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, है ना। तो फॉलो करोगे, मतलब सीक्वेंस में फॉलो करोगे, तो आपका डेफिनेटली नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने ट्रिक बनाई है, मतलब आपको याद करवाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, तो क्लास यानी कि कोइन, ठीक है, लेक्चर यहाँ पे लॉजिकल लेक्चर, ठीक है, टाइम यानी टेम्परल, पे से प्रोसीजर, फिर कंप्लीट मतलब कम्युनिकेशनल, ठीक है। इसके बाद सिक्वेंशियल, है ना, तो ये तो नाम में ही सीक्वेंस है, और फॉलो मतलब फंक्शनल, ठीक है। तो क्लास या लेक्चर टाइम पे कंप्लीट करोगे सीक्वेंस में,
फॉलो करोगे तो आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये आपको ये सेंटेंस, ये वर्ड निमोनिक्स लिख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47, which is consider the following statement for XML extensible markup language। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं तो स्टेटमेंट XML के लिए क्या बेस्ड है, तो हमने XML को कवर किया है। ठीक है, तो आप जानते हैं द नंबर ऑफ टेक डिक्रीज एंड यूजर कैन बी डिफाइंड इट्स ऑन टेक, है ना। XML बनाई ही इसलिए गई है ताकि यूजर अपने टेक्स्ट को डिफाइन कर सकें। इट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं, ये अपने मतलब ये HTML के जैसे ही काम करती है, डिफरेंट टेक्स्ट को यूज करती है। ये केस सेंसिटिव होती है, यस हमने पढ़ा है। ये डायनेमिक होती है, यस डेफिनेटली, मैंने XML के बारे में आपको सारे डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे लेक्चर्स में दिए, आप XML वाला जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की और, विच इज 48। तो 48 क्वेश्चन बोलता है कि द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है हमको, यहाँ पर टाइप 0, 1, 2, 3 ग्रामर दे रखी है और आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले टाइप 0 मतलब क्या, टाइप 0 मतलब होता है हमारी जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं जिसमें हम जीरो रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, यानी कि बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो टाइप 0 ग्रामर हमारी होती है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, है ना। रिकर्सिवली वी कैन से दैट रिकर्सिव न्यूमेरेबल लैंग्वेज, है ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 1 ग्रामर क्या होती है, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है ना, जो हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव यूज करते हैं, और ये किसके द्वारा एक्सेप्ट होती है, लीनियर बॉन्ड ऑटोमेटा, है ना, ये जो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज टाइप 2 ग्रामर, जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री। आप जानते हैं ये किसके द्वारा यूज होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती है। और लास्ट आती है हमारी रेगुलर ग्रामर, विच इज कॉल्ड, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज रेगुलर ग्रामर, है ना, इट इज यूज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये 4 टाइप की ग्रामर आ जाएगी, जिसके अंदर जो रूल्स हैं वो हैं हमारे कि आप अगर सबसे पहले हम सबसे पहले टाइप 0 ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो टाइप 0 ग्रामर जो है वो कुछ इस टाइप की होती है कि उसमें कोई भी वेरिएबल्स और टर्मिनल आ सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें स्टार कॉन्केटिनेशन लगाया। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप 1 ग्रामर की बात करते हैं। तो टाइप 1 ग्रामर क्या कहती है कि आप इसमें कुछ वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, टपल्स भी, लेकिन वो वेरिएबल्स और टपल्स उसी सेट में बिलोंग्स करने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, है ना। टाइप 2 ग्रामर क्या कहती है, टाइप 2 ग्रामर मतलब कौन सी हो जाएगी हमारी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो टाइप 2 ग्रामर हमारी कहती है कि हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वेरिएबल टर्मिनल्स, है ना, वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल आपको बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में। और जो सबसे पहली रेगुलर आ जाती है टाइप थर्ड रेगुलर, थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि रेगुलर जो ग्रामर होती है वो बोलती है कि वो जो नॉन टर्मिनल है और जो टर्मिनल है वो सिग्मा अल्फाबेट रिप्रेजेंट करने चाहिए, यानी कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, है ना। ये ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत सारी चीजों में रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49। द पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एग्जिटिंग 200, यानी कि हमको पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करने हैं लेकिन 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी कि डिवाइजेबल बाय आइदर 5 और 10। तो हम 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे 10, और 10 से आप जितने भी वो निकाल सकते हो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बोला है कि 5 और मतलब 200 का सेट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 200 में से आप जब निकालोगे तो इसका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 5 इस 200 से 5 को डिवाइड करो कितना आएगा 40। क्लियर है। अब हमारे पास दो आ गए 100 और 40, तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब -20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो अगर हम मल्टीपल्स निकालेंगे किसके 2 और 5 के, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 के अगर हम इसके मल्टीपल निकालना चाहे तो मैंने भी आपको बताया कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10। तो जो 10 के मल्टीपल्स होंगे वही हमारे इन दोनों के भी मल्टीपल होंगे। हम अलग अलग निकालने की वजह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल लें। तो आप जैसे इसका मल्टीपल निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 20, है ना। आप अगर 2 का मल्टीपल निकाल रहे हो फिर 5 का मल्टीपल निकाल रहे हो तो आपने निकाल लिया। इसके बाद आप इन दोनों का मल्टीपल भी निकालोगे तो क्या आएगा 20, जो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। क्लियर है, क्योंकि वो हम इसके अंदर काउंट कर रहे हैं। तो 120 माइनस 120 डिवाइड बाय 200, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3.3 डिवाइड बाय 5।
ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आई डोंट थिंक कि मुझे इस टेक्निक से कोई मतलब है, बाकी मुझे ये टेक्निक बेस्ट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पर हमको एग्जांपल देना है डेटा इनकोडिंग स्कीम्स के। इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, हमने इसको कम्युनिकेशन में कंप्लीट किया था, कंप्यूटर नेटवर्क के, और मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर अगर मैं बात करूँ डेटा इनकोडिंग स्कीम की, तो नॉन जीरो एनआरजेड होती है, हमने क्लियर किया है, डिटेल में पढ़ा है। मैनचेस्टर एनकोडिंग भी होती है हमारी डेटा एनकोडिंग स्कीम, और एक और होती है बाइपोलर एएमआई। जबकि एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन और हेमिंग कोड जैसी तो अभी नहीं होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड होती है, लेकिन ये दूसरे के लिए होती है। ठीक है, डेटा एनकोडिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है,